क्वेश्चन नंबर 26। बाकी सॉल्यूशन वर्किंग को एरेज कर रहा हूं, पर आप जरूर अपने पास किसी कॉपी में, किसी नोटबुक में, जो भी आप उसमें इसके नोट्स बनाएंगे, इसकी वर्किंग लिखेंगे सारी, ताकि बिफोर टेस्ट आपने एक दफा इसको रिव्यू करना है, एक दफा इसकी प्रैक्टिस करनी है और आप अपने टेस्ट के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात चल रही है इस वक्त। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास इनइक्वालिटीज से दिया जा रहा है। 3x + 4 इज ग्रेटर देन 11। एक इनइक्वालिटी ये है और दूसरी है 4x - 3 इज लेस देन 13। दोनों को ना अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। +4 वहां जाके -4 हो जाएगा। 3x 11 में से 4 जाएगा 7, तो x का आंसर आ जाएगा 7/3। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 7/3 से ज्यादा है। और इसको सॉल्व करते हैं, -3 वहां जाके +3 हो जाएगा, तो 13 + 4 17। x इज लेस देन 17/4। अब प्रॉब्लम ये कि आपने कहा सर ये तो दो अलग अलग आंसर हैं, मगर उन्हें ऑप्शन में एक आंसर चाहिए, तो हम क्या करें? और अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू इसमें बेस्ट मीट हो रही है। देखो 17/4 को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 17/4, तो बेटा ये 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, 4 पॉइंट समथिंग बनेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी x की जो वैल्यू है वो 7/3 से बड़ी है, 7/3 से ज्यादा है, मगर बेटा वो कम है। कम किससे है? वो है 17/4 से कम, मतलब 4 पॉइंट समथिंग। अब आप ये बताइए यहां कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट मीट कर रहा है, कौन से ऑप्शन में आप इस वैल्यू को लेकर आ सकते हैं। देखिए जैसे कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, 7/3 दोनों में लिखा हुआ है ना। तो आपने क्या किया, आपने 17/4 करके देखा, आपके पास वैल्यू आ रही बेटा 4.25, मतलब 4 से कम वैल्यू आपने लेनी होगी। तो ऐसा कौन सा है जिसमें 4 से कम वैल्यू आ रही है? ये आपके पास है ऑप्शन सी। ये रहा ऑप्शन सी में आपके पास वैल्यू आ रही है 7/3 और 4 से कम, तो ये आपके पास आ रहा है ऑप्शन सी। यहां पे मैं इसको मार्क कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन 27 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन 27 में आपको 3 अदर पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और वो आपसे क्या कह रहे हैं? वो आपसे ये कह रहे हैं कि बताइए 3 पॉइंट्स में से कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि ये कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो लेट सपोज कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, जैसे कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट आपके पास C है। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे प्लॉट हुए हुए हैं। ये तीनों पॉइंट्स लाइन के ऊपर या नीचे नहीं है, ये लाइन के बिल्कुल उसके साथ चल रहे हैं, अलोंग साइड चल रहे हैं। ठीक है, मतलब उसी पे ट्रेस हुए हैं। तो अब हम इसका क्या करें? तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं उनको कोलिनियर कहा जाता है। आपसे कह रहे हैं कि 1,3, 4,x, 2,7 ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, x की वैल्यू बताइए। देखो बेटा कोलिनियर पॉइंट्स की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है किसी भी दो पॉइंट्स का स्लोप निकाला जाए तो आंसर सेम आता है। किसी भी दो पॉइंट्स का स्लोप निकाला जाए तो आंसर आपके पास सेम आता है। तो अब अगर हम इसके साइड पे चलते हैं, इसी के लेके चलते हैं, तो हम स्लोप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे और x की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलें भाई, यहाँ पे लेफ्ट साइड पर मैंने बेटा MAB को रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब मैं क्या चाहता हूँ? इसका मतलब मैं चाहता हूँ A से B तक का स्लोप निकालें। बेटा स्लोप का वही फॉर्मूला यूज हो रहा है जो हम यूज करते रहते हैं सेकेंड ईयर की मैथ्स में, y2 - y1 x2 - x1। तो y2 - y1 मतलब के x - 3, x2 - x1 मतलब के 4 - 1। B से लेकर C तक की स्लोप चाहिए, वही बेटा वही सेम कॉन्सेप्ट, y2 - y1 7 - x, x2 - x1 2 - 4। बेटा x - 3 एज इट इज चल रहा है, 4 में से 1 चला गया, 3 बचा। 7 - x एज इट इज चल रहा है, 2 में से 4 गया, -2 बचा। इसको यहाँ भेजें, इसको वहां भेजें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएं। -2x + 6 ये हो जाएगा 3 7 21 माइनस का 3x। ठीक है, आप x फाइंड आउट करना चाह रहे हो, -3x को यहाँ ले आओ, 6 को वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा -2x + 3x और ये हो जाएगा बेटा 21 - 6। 3x में से 2x गया, x बचा, 21 में से 6 गया, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? 15 बचेगा। बेटा कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट मीट कर रहा है? ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ऑप्शन बी में 15 लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 28 पे बात कर रहे हैं। इस वक्त क्वेश्चन नंबर 28 पे बात चल रही है। क्वेश्चन 28 में आपके पास लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0
और एक्सप्रेशन है x ln x, ठीक है। अगेन वही सिचुएशन है, ये सवाल हम ऊपर कर चुके हैं, एक दफा और देख लें इसको शॉर्ट वे में। सबसे पहले हम इस x को यहाँ डिवीजन फॉर्म में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा ln x डिवाइडेड बाय 1/x, ठीक है। फिर एल ऑपिटल रूल के मुताबिक ऊपर और नीचे दोनों जगह पे डेरिवेटिव लेंगे। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x और इसका डेरिवेटिव होता है -1/x²। फिर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें तो आपके पास आंसर आएगा 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन 29 में लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। इसके अंदर फर्क क्या है बेटा, लिमिट इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, ठीक है, 0 पे अप्रोच नहीं कर रही। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस को करना हो तो किस तरह से करें, एक सिंपल सा रूल याद रखें, 1/0 और ये इन्फिनिटी के इक्वल है, सो 1/∞ किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन ये है कि x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x की पावर क्यूब, ठीक है, प्लस x², ठीक है, प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 1, ठीक है। वैसे इसका एक शॉर्टकट सिंपल सा क्या है, इसका सिंपल सा शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो, किससे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से ज्यादा हो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से ज्यादा हो तो आपका इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करने पर 0 आंसर आता है। तो क्या इसमें 0 का ऑप्शन है आपके पास, इसमें ऑप्शन है आपके पास 0 का ऑप्शन ए पे, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहां से लिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 लिया जा रहा है चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी से। 2 dice are rolled simultaneously. What is the probability of getting 2 same faces? बेटा 2 डाइस को एक साथ रोल किया जा रहा है और वो आपसे कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको सेम फेसेस मिलेंगे। सेम फेसेस मींस दोनों डाइस को रोल करें तो आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। तो भाई सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात ये कि डाइस में टोटल आपके पास जो आउटकम्स है एक डाइस पे वो 6 है। तो अगर 2 आउटकम्स होंगे तो सेम फेसेस के आउटकम्स तो 6 ही रहेंगे ना, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि ऊपर आपको आपके फेवरेबल आउटकम्स लिखने होते हैं। जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं वो न्यूमरेटर में लिखे जाते हैं और डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं टोटल आउटकम्स। तो बेटा अगर आप 2 डाइस को एक साथ रोल करेंगे तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, कैसे पता चलेगा। देखो डाइस में 6 फेसेस हैं और आप उसको रोल कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो 6² = 36। और बेटा सेम फेसेस वाले कौन कौन से, मैं एक दफा स्क्रीन पे लिख भी देता हूं ताकि आपको ये बिल्कुल सही समझ में आ जाए। तो हमारे पास सेम फेसेस के जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, ऐसे आउटकम्स हमारे पास 6 हैं, 5,5 और 6,6। तो बेटा ये 6 आउटकम्स हैं, 6 और 36 को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1/6। तो ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपके पास, ये आपके पास हो रहा है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 किससे लिया जा रहा है, क्वेश्चन 31 लिया जा रहा है मैट्रिसेस से, ठीक है। और इसमें फरमाइश क्या, उनकी डिमांड क्या बेटा, उनकी डिमांड ये है कि A and B are matrices of order M क्रॉस P and N क्रॉस P। तो पहले एक काम करते हैं, मैट्रिक्स A का ऑर्डर लिखते हैं। बेटा मैट्रिक्स A का ऑर्डर है M × P और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है N × P। ओके, उनको क्या करना है बेटा, उनको ऑर्डर चाहिए, किसका ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर चाहिए AB का। अब सवाल कि AB के बीच में सेंटर में कोई साइन नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है। तो ए बी जब ऐसे कंबाइन फॉर्म में लिखे हुए हैं इट मींस कि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स के कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स का बराबर होना जरूरी है, किससे, सेकेंड मैट्रिक्स की रॉस से। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की रॉस बराबर होने चाहिए। बेटा पहला वाला जो अल्फाबेट होता है वो रॉ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम देखो तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है P के बराबर,
मगर सेकंड मैट्रिक्स की जो रॉ है वो n के बराबर है, मतलब p और n बराबर नहीं है, यहां मल्टीप्लीकेशन हो ही नहीं सकता, यहां तो मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल है। तो बेटा हमें कौन सा आंसर लगाना चाहिए, हमें आंसर मार्क करना चाहिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है नॉन कंप्यूटेबल, मींस हम इसे कंप्यूट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। क्वेश्चन 32 में हमारे पास क्या सिचुएशन है बेटा, आपको साइन ए की वैल्यू गिवन की जा रही है, आपको साइन बी की वैल्यू गिवन की जा रही है, और बेटा आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइन ऑफ सी कितना होगा। ट्रिग्नोमेट्री से लिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, तो आपके पास साइन ऑफ ए खुद से बता दिया उन्होंने 1/3 के बराबर, और साइन ऑफ बी बता दिया आपको 1/4 के बराबर, और बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि साइन सी की वैल्यू क्या होगी। लॉ ऑफ ट्राइंगल के मुताबिक, लॉ ऑफ ट्राइंगल हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ ट्राइंगल हमें ये बताता है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है ट्राइंगल का वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये कंडीशन लगा सकते हैं कि साइन ऑफ सी किसके बराबर होगा, साइन ऑफ सी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है ना बेटा। अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट अगर लगाएं, अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास 180 माइनस एनी एंगल, सो 180 को जब 90 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2। 2 इवन मल्टीपल होता है बेटा, तो 2 अगर इवन मल्टीपल है तो हमारे पास इसका सिचुएशन क्या बनेगी, साइन सी बराबर आएगा किसके, साइन सी बराबर आएगा बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी के। ओके, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब एक सवाल आया कि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो बेटा साइन ए और साइन बी तो हमारे पास क्वेश्चन ने खुद बता दिया था, क्वेश्चन ने कॉस बी नहीं बताया, क्वेश्चन ने कॉस ए नहीं बताया, तो ये सब चीजें अब हमें ढूंढनी पड़ेंगी। तो कॉस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है कॉस ए अगर आपको निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, कॉस ए बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, वैल्यूज प्लेस करेंगे और कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे। साइन स्क्वायर ए बराबर होगा बेटा 1/9 के, तो अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं एक साथ 1/9, तो बेटा हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी 0.942, ये आ रहा है कॉस ए। ठीक है, अगर कॉस भी फाइंड आउट करना है तो कॉस भी कैसे फाइंड आउट होगा, कॉस भी फाइंड आउट करने के लिए सेम सिचुएशन है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब 1/16, तो अगर इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो बेटा ये बनेगा आपके पास यहाँ पे 0.968 दोनों आंसर्स को उठा के ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर था किसके, साइन ए बराबर था 1/3 के, और 1/3 बराबर होता है 0.333, और आगे क्या था कॉस बी, कॉस बी बराबर है 0.968। ठीक है, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, और कॉस ए किसके बराबर था बेटा क्वेश्चन में, कॉस ए बराबर था आपके पास जो आपने खुद निकाला था 0.942, और साइन बी किसके बराबर था, साइन बी बराबर था 1/4 मतलब के 0.25। अब ये पूरी एक्सप्रेशन को एक साथ कैलकुलेटर में शिफ्ट करेंगे, फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 0.333, 0.968, 0.942 और 0.25, तो बेटा आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी 2.493, और ये हमारे पास इससे मैच नहीं कर रहा है किसी कंडीशन से, तो इसका अंदर इसमें आंसर में कोई मिस्टेक हो सकती है। इसमें आंसर इन्होंने राइट नहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप इसमें मिस्टेक होगी या कोई भी है तो टाइपिंग प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बताना है आपने, और सारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है बेटा, सारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट होता है 1 के बराबर। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग फ्रॉम अ डेस्क ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स, तो क्वेश्चन नंबर
34 में आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड किंग की, ठीक है। रेड किंग की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। और उसमें उन्होंने गिवन क्या किया हुआ है, उसमें आपको गिवन ये किया हुआ है फ्रॉम अ डेस्क ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास सिचुएशन ये चल रही है, क्वेश्चन 34 में सिचुएशन ये चल रही है कि आपको टोटल कार्ड्स दिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स वो किसके बराबर दिया जा रहा है, नंबर ऑफ कार्ड्स आपको बराबर दिया जा रहा है 52 के, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, आपको बेटा रेड किंग फाइंड आउट करना है। भाई पूरे डेक में आपके पास बेटा 4 किंग्स होते हैं और कलर जो स्प्लिट होता है वो 2 रेड किंग्स होते हैं और 2 ब्लैक में होता है। तो रेड किंग आपके पास कितने हो जाएंगे, 2। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिर्फ एक किंग की कि मगर वो रेड होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये बनेगा 2/52 और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 और अपॉन में आ जाएगा 26। तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा, ये आपके पास आएगा ऑप्शन 1/26, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका मीट कर रहा है हमारे राइट ऑप्शन से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 मैट्रिसेस आपको दिए जा रहे हैं और तीनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि मल्टीप्लाई होने के बाद क्या राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे हमारी डिस्कशन चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पर, और बेटा आपको कितने मैट्रिक्स दिए जा रहे हैं, आपको 3 दफा मैट्रिक्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम शुरू के 2 मैट्रिक्सेस को ले लेते हैं। कौन कौन से, 1 1 माइनस आयोटा और 1, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 0 आयोटा 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 1 ज़ा 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 0 ज़ा 0 और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 प्लस आयोटा, 1 0 ज़ा 0 और 1 0 ज़ा 0, ठीक है। आयोटा स्क्वायर आपको पता है स्टूडेंट्स -1 के बराबर होता है, -1 प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, ये सिर्फ 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसे फर्दर मल्टीप्लाई करना है, इसे फर्दर मल्टीप्लाई करना है तीसरे मैट्रिक्स से। तीसरा मैट्रिक्स क्या है बेटा, तीसरा मैट्रिक्स आपके पास है 1 आयोटा माइनस आयोटा और 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, फिर 0 आ जाएगा, और 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा के बराबर होता है, आगे 0 आ जाएगा, सही है। 1 प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस आयोटा ही रहेगा और ये 0 आ जाएगा आगे। फिर 1 प्लस आयोटा आयोटा से होगा तो ये होगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और आगे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आगे आपके पास आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 2 + 0 2 के बराबर, सही है। और नीचे आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 प्लस आयोटा, ये आंसर बन रहा है इसमें। तो ये आपके पास इसका राइट आंसर आ रहा है 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा। और इसमें भी यहाँ पे भी इन्होंने कोई किसी साइन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ कि आंसर जो हमारा इस सिचुएशन से मीट नहीं कर रहा है, इस वाली सिचुएशन से। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे ये वाला आंसर लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको याद रहे कि इसका आंसर आएगा 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा इसमें, सही है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स से सवाल लिया जा रहा है, और सवाल आपके पास क्या है बेटा, सवाल आपके पास ये है कि आपको एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन दी जा रही है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होंगी खुद से, ठीक है। किस तरीके से होगा ये काम, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको एक एक्सप्रेशन दी जा रही है, उस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं एक मरतबा, 3x प्लस वाई माइनस 2 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2x प्लस 3y माइनस 8 साथ में आयोटा, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना होता है बेटा, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ऐसे सवालों में कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन किस तरह से होता है,
रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। अब सवाल आता है कि सर रियल पार्ट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं? बेटा हर वो कोफिशिएंट जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ वो रियल कोफिशिएंट कहा जाएगा, ठीक है। और जिसके साथ आयोटा का साइन लगा हुआ है, आयोटा का सिंबल लगा हुआ है, उसको इमेजिनरी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3x जो है इसके साथ आयोटा नहीं है, और यहाँ 5 - 2x जो इसके साथ आयोटा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करवाता हूँ तो बेटा रियल कोफिशिएंट्स को रियल कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, तो 3x कंपेयर होगा किससे? 5 - 2x से कंपेयर होगा। इसी तरह से इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे, सो y - 2 किससे कंपेयर होगा? 3y - 8 से कंपेयर होगा। बेटा माइनस का 2x यहाँ आके प्लस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x = 5, तो x की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से प्लस y वहां चला जाएगा, -8 यहाँ आ जाएगा, तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 3y में से y जाएगा 2y, तो बेटा y की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। तो हमारा आंसर इसमें बन रहा है 1,3। अब ये कौन से ऑप्शन से मीट कर रहा है? 1,3, तो ये ऑप्शन ए से ही मीट कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो गया इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36। बेटा क्वेश्चन 37 बहुत सिंपल, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस में जो टाइप्स होती है ना, अगर वो हमें पता हो तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वो आपसे कह रहे हैं कि भाई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और a की पावर t और a बराबर है, ऐसा कब होता है? बेटा पहले भी बताया था, ऊपर एक क्वेश्चन था हमारे पास ट्रांसपोज से हवाले से कि t फॉर ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो वैसा ही रहे, उसकी स्टेट चेंज ना हो, उसके एलिमेंट्स चेंज ना हो, उसके साइन चेंज ना हो, मतलब वो बिल्कुल सेम रहे, तो बेटा ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 आपका कौन से चैप्टर से है? फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 38। मगर बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास है मिडिल टर्म निकालनी है इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की पावर क्यूब और होल पावर चल रही है 7। पहले डेटा कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा a क्या होता है? ब्रैकेट की पहली टर्म a होती है। b क्या होता है? ब्रैकेट की दूसरी टर्म b होती है, और अगर माइनस लगाओ तो माइनस भी लगाना होता है। n यहाँ पे 7 है, अभी r हमें पता नहीं है, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए, क्योंकि ये आपके पास n ऑड है, तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स होंगी। पहले हम फर्स्ट मिडिल टर्म निकालते हैं, फर्स्ट मिडिल टर्म निकाल के देखते हैं। बेटा फर्स्ट मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है आपके पास n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n आपके पास 7 है, 7 + 1 डिवाइड बाय 2 होगा फोर्थ, 8/2 कितना होगा? फोर्थ। मतलब आपको फोर्थ टर्म मालूम करनी है। बेटा अगर आपको फोर्थ टर्म मालूम करनी है सो r शुड बी 3। फॉर्मूला क्या होता है भाई? इंडिकेटेड टर्म निकालने का एक सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला होता है n कॉम्बिनेशन r, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। बेटा n कॉम्बिनेशन r, तो n हमारे पास है 7, कॉम्बिनेशन r हमारे पास है बेटा 3, a हमारे पास है x स्क्वायर, n माइनस r मतलब 7 - 3, br मतलब 1 ओवर x की पावर क्यूब, और r में आ जाएगा आपके पास सिंपल 3। 7 कॉम्बिनेशन 3 कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया जा सकता है, तो 7 कॉम्बिनेशन 3 का आंसर आता है 35। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 7 में से 3 जाएगा 4, 2 4 = 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 3 3 = 9। ठीक है, तो बेटा ऊपर से 8 टाइम्स x कैंसिल हो जाएगा, नीचे से 8 टाइम्स x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 35 ओवर x। खुद सोचें, इतना बड़ा सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया जा रहा है, तो इसके पीछे कोई तो शॉर्टकट है। तो बेटा आपने सेकंड मिडिल टर्म मालूम नहीं करनी, आप सिर्फ फर्स्ट मिडिल टर्म का ऑप्शन मैच कर लेंगे तो आपको उसमें आंसर पता चल जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि आपको सेकंड मिडिल टर्म क्यों मालूम करनी पड़ेगी? इन केस कि फर्स्ट मिडिल टर्म अगर दोनों जगहों पे सेम है, ये देखो 35 ओवर x ए में भी है और 35 ओवर x बी में भी है, तो ये चीज हम अपने लिए मुश्किल करेंगे। क्यों? आप उसमें फर्स्ट मिडिल टर्म निकालें ही नहीं,
अगर फर्स्ट मिडिल टर्म एक से ज्यादा ऑप्शंस में मैच हो रही होगी तो आप वो फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो तरीकेकार है उसको समझें बहुत गौर से। यहाँ पर आप इसी चीज को एडिट करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। बेटा ये फॉर्मूला जहां n+1 लिखा हुआ है वहां हो जाएगा n+3/2। तो मतलब ये हुआ कि 7+3 होता है 10/2। 7+3 कितना होगा 10/2। और बेटा 10/2 किसके बराबर होता है 10/2 बराबर होता है फिफ्थ टर्म के। मतलब अब आपको आंसर में सिर्फ r की जगह पे 4 रखना है। जहां जहां 3 रखा था r वहां वहां आपने 4 रखना है। तो उसी को एडिट करके हम अपना दूसरा मिडिल टर्म भी मालूम कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। तो 7 - 4 हो जाएगा आपके पास 3, 3 2 जा हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 4 जा आपके पास क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये यहाँ से 6 कैंसिल और आंसर आएगा 35/x⁻6। तो बेटा कौन सा ऑप्शन बेस्ट मीट कर रहा है हमारे पास? ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। दोनों चीजें उसमें बैलेंस हो रही हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 39, इंटीग्रेशन का सवाल। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन का सवाल है और आपको एक्सपोनेंट फंक्शन दिया हुआ है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है u²। समटाइम्स x की फॉर्म में दिया जाता है, कभी किसी और वेरिएबल की फॉर्म में दिया जाता है। तरीकेकार सेम है, मेथड में कोई फर्क नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे बात चल रही है। ठीक है, और बेटा क्वेश्चन नंबर 39 आपके पास क्या है? e⁻1/u। थोड़ा सा अपने लिए क्वेश्चन को आसान कीजिए। जो डिनोमिनेटर में u² लिखा हुआ है उसको न्यूमरेटर में लाके u⁻2 कर लीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और साथ में क्या लिखा हुआ है? du लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, यहां पर अगर हम करें तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी के साथ किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस तरह से वर्किंग होती है कि e पे कोई भी जो भी पावर लिखी होती है उसको हम t कंसिडर कर लेते हैं या किसी और वेरिएबल से कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे t को कंसिडर कर लिया 1/u से और इसको फर्दर क्या किया मैंने, u को ऊपर लाके u-1 कर लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा u के हिसाब से। मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा किसके हिसाब से? u के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लूंगा दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा मेरे पास u⁻1। बेटा इसका डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास -1/u², जिसे हम लिख सकते हैं -u⁻2। तो ये बना dt/du। अब जरा नोट कीजिए, ये u-2 हमारे क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है, मतलब हम u-2 की जगह पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि उसके साथ माइनस नहीं लगा हुआ, तो ये माइनस हम यहां कर देते हैं और du को वहां शिफ्ट कर देते हैं। तो सिचुएशन बन रही है -dt = u-2du। ठीक है, अब वापस सवाल के अंदर जाएंगे और सवाल के अंदर अब देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहां मैं बता देता हूं बेटा आपको, यहीं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इंटीग्रल e⁻1/u के बजाय हमने t कंसिडर किया है और u-2du इस पूरे के बजाय क्या सब्स्टिट्यूशन आ रही है? -dt। माइनस को बाहर लिख दो और dt लिख दो। बेटा et की इंटीग्रेशन et ही होती है, तो आंसर आ रहा है -et+c। फाइनली t की जगह उसकी वैल्यू इंसर्ट कर दो 1/u+c। तो ये आपका आंसर बन गया। कौन से ऑप्शन से मीट कर रहा है बेटा? ये आपके ऑप्शन बी पे मीट कर रहा है। ऑप्शन बी पे राइट आंसर दे रहा है ये। ठीक है, बाकी जो फंक्शंस हैं इसको बाकी वर्किंग को मैं रेस कर देता हूं। तो अब हमारे पास कहाँ पे चले गए? क्वेश्चन नंबर 40 पे जा रहे हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 40 पे आपको इंटीग्रेशन करनी है। किसके लिए? आपको इंटीग्रेशन करनी है tan 3x और sec 3x की इंटीग्रेशन आपको करनी है। ठीक है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी इस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या चल रही है? इंटीग्रेशन चल रही है tan 3x और secant 3x और साथ में क्या चल रहा है? dx। अच्छा बेटा अब जरा नोट कीजिए कि क्या इसकी इंटीग्रेशन करते वक्त, क्योंकि ये दो फंक्शंस हैं और दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें? इसकी इंटीग्रेशन करने का सिंपल सा तरीका सीखिए। सेक का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, सेक का डेरिवेटिव, तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। ऐसा ही है,
ये वाली बात है। तो जस्ट इमेजिन बेटा, जस्ट इमेजिन कि अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा मुझे ना sec 3x का डेरिवेटिव चाहिए, तो ये क्या होगा? ये होगा हमारे पास sec 3x tan 3x, और साथ में क्या होगा? साथ में होगा 3। क्यों 3 क्यों होगा? एंगल का डेरिवेटिव भी लिया जाता है, तो यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपने कहा सर सिचुएशन तो बहुत अच्छी मैच कर रही है, क्वेश्चन के हिसाब से ये बेस्ट है, पर सर यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 कहां से लाएं? तो बेटा हमने क्या किया, 3 को खुद से मल्टीप्लाई करा दिया, tan 3x और sec 3x, और यहाँ 3 को डिवाइड करा दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल अगर आप किसी नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो बेटा हमें उसको डिवीजन में भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखें। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये पूरा किसके बराबर होगा? ये पूरा बराबर होगा आपके पास sec 3x के। तो आपका बेटा फुल एंड फाइनल आंसर क्या बनेगा? sec ऑफ 3x अपॉन में 3 प्लस c। कौन सा ऑप्शन मीट कर रहा है इस पे? बेटा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन आ रहा है इसमें। ओके, एमसीक्यू नंबर 41 पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 41 में क्या चल रहा है भाई? एमसीक्यू नंबर 41 में आपसे कहा यह जा रहा है कि किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन की गई है। मैं पहले आपको सिनेरियो समझा देता हूं बेटा, क्वेश्चन 41 में क्या चल रहा है। क्वेश्चन 41 में वो आपसे ये कह रहा है कि किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन की गई है एफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन के बाद आंसर आ रहा है ln x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। आपसे पूछ रहे हैं वो फंक्शन क्या था जिसकी इंटीग्रेशन की गई है। देखो बेटा, डेरिवेटिव्स का जो रिवर्स है वो एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रहता है, इसका मतलब ये है अगर आपको वापस से ओरिजिनल फंक्शन चाहिए तो आपने क्या करना है, जो आपके इंटीग्रेशन का आंसर है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका मतलब मुझे डेरिवेटिव लेना होगा किसका? मुझे डेरिवेटिव लेना होगा जो इंटीग्रेशन का आंसर है उसका। ln का रूल क्या होता है? ln के साथ जो भी टर्म होती है एक मर्तबा वो डिनोमिनेटर में आती है, मतलब 1/x² प्लस एक्स, और फिर डेरिवेटिव दोबारा से किस पे जाता है? दोबारा से उसी एक्सप्रेशन पे चला जाता है। सो ये हो जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में चल रहा है हमारे पास x² प्लस एक्स। बेटा ये वो ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन पे मीट हो रहा है बेटा? कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? ऑप्शन बी से ही जा रहा है इसमें, ठीक हो गया। ओके, एमसीक्यू नंबर 42, एमसीक्यू नंबर 42 पे बात करते हैं। और एमसीक्यू 42 कहां से लिया जा रहा है बेटा? ये लिया जा रहा है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से, ठीक है। इसके लिए हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तो हम इसका आंसर जल्दी दे पाएंगे। तो एमसीक्यू नंबर 42 पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। और इसमें क्या हो रहा है बेटा? क्वेश्चन 42 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है आपको 1/3 के बराबर, प्रोबेबिलिटी बी दिया हुआ है आपको 1/3 के बराबर, दोनों सेम दिए हुए हैं। और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/9 के बराबर, मगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। बेटा इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले हम ना प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे होगा बेटा? ये इस तरह से होगा कि प्रोबेबिलिटी ए की जगह आ गया 1/3, प्रोबेबिलिटी बी की जगह आ गया 1/3, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या आ गया? इसके बजाय आ गया 1/9। बेटा अगर इनका एलसीएम लिया जाएगा, लाजमी सी बात है 9 आंसर आएगा। इधर भी 3 आ जाएगा ऊपर, इधर भी 3 आ जाएगा ऊपर, इधर 1 आ जाएगा। तो 3 + 3 6, 6 - 1 करेंगे तो ये होगा हमारे पास 5/9। अब देखो 5/9 भी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी देखो तो आपको नजर आ रहा है 5/9, पर क्या वाकई 5/9 हमारा आंसर है? बेटा क्वेश्चन के में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी पे एक कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीकेकार ये होता है कि उसको 1 में से माइनस किया जाता है, तब जाके आपको उसका कॉम्प्लीमेंट पता चलता है, ठीक है। तो 9 × 1 = 9, 9 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4/9। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बेटा ये होगा हमारा ऑप्शन ए। इसके बाद क्या चल रहा है बेटा? इसके बाद चल रहा है क्वेश्चन नंबर 43, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर रहा है। 43 क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन 43 क्या है बेटा? क्वेश्चन 43 में एक अदद एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन क्या है? वो एक्सप्रेशन ये है कि 1/3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा और अपॉन में चल रहा है साइन ऑफ स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा क्या सिचुएशन है बेटा? ऊपर वाला जो न्यूमरेटर जो है उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई इस तरह से होगा ये कि 1/3 साइन स्क्वायर थीटा और बाहर एक स्क्वायर लगा दिया, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर एक और स्क्वायर लगा दिया और नीचे चल रहा है हमारे पास साइन ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। बेटा ऊपर अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये बनेगा बेटा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा हुआ क्या? आसानी ये हो गई कि कैंसिलेशन हो गई, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कट हो गए। क्या बच रहा है? 1/3 बच रहा है और बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? ट्रिग्नोमेट्री में 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर जो बन रहा है 1/3 बन रहा है। पर यह ऑप्शन में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन डी में मिस्टेक है, तो ऑप्शन डी होगा 1/3 के बराबर। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, एमसीक्यू नंबर 44, उनको सर्कल की इक्वेशन चाहिए और बेटा विच पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर एट पॉइंट 0,6। एक सर्कल है और वो बेटा किससे पास हो रहा है? वो पास हो रहा है ओरिजिन से और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो 0,6 है। हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि उन्होंने सेंटर खुद से प्रोवाइड कर दिया। ठीक है भाई, उन्होंने तो सेंटर खुद से प्रोवाइड कर दिया और सेंटर कितना दिया बेटा? आपको सेंटर उन्होंने निकाल के दिया है 0,6। बात चल रही है क्वेश्चन 44 पे, सेंटर आपको पता है 0,6 के बराबर है। देखो बेटा एक चीज हमेशा याद रखो, अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास होगा तो वहां c की वैल्यू हमेशा 0 होगी, मतलब देयर विल बी नो कांस्टेंट इफ सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपने कहा सर चारों ऑप्शन में c नहीं है, तो ये तो हम इस तरीके से तो मालूम नहीं कर सकते। काश ऐसा होता कि 3 ऑप्शन में कांस्टेंट होता और एक में कांस्टेंट ना होता, तो जिसमें नहीं होता वो हमारा राइट आंसर होता। पर इस मर्तबा बेटा चारों ऑप्शन में कांस्टेंट नहीं है, तो अब हमें तरीके से चलना पड़ेगा और तरीका ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आपने कहा सर ये g और f कहाँ से लेकर आएंगे, है ना? g और f कैसे लेकर आएंगे? देखो बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g और -f। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -g बराबर है 0 के, तो g भी किसके बराबर हुआ? 0 के बराबर हुआ। बेटा -f बराबर है 6 के, तो सिंपल f किसके बराबर होगा? सिंपल f बराबर होगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ -6 के। ठीक है बेटा, अब ये चीज हमारे पास आ गई। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसकी इक्वेशन मालूम करनी है, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, g की वैल्यू 0 है, f की वैल्यू है -12 और c में ऊपर बता चुका हूं 0 ही होगा। ठीक है ना बेटा, तो ये फुल एंड फाइनल क्या आंसर बनेगा इसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 24y हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर एट पॉइंट 0,6 में से कोई ऑप्शन मीट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये 6 है, सॉरी यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया बेटा, ये 6 है, यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो 2 6 क्या होता है? 2 6 12 होता है, मीट कर रहा है ऑप्शन। हमारे पास ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12y। तो कौन सा ऑप्शन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12y, तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 45 पे जा रहे हैं बेटा। ये तो थ्योरेटिकली सॉल्व हो सकता है। क्या पूछ रहे हैं आपसे? आपसे ये पूछ रहे हैं अ लाइन हैविंग अनडिफाइंड स्लोप। बेटा एक ऐसी लाइन जिसकी स्लोप अनडिफाइंड हो। अनडिफाइंड के मायने क्या होता है? अनडिफाइंड का मतलब ये हुआ कि इसकी स्लोप आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर 5/0 लिखा हुआ है, क्या ये कोई डिफाइंड आंसर है? 5 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 0 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो बेटा ऐसे आंसर क्या कहलाते हैं? ऐसे आंसर हमारे पास अनडिफाइंड कहलाते हैं। इनमें से कौन सी लाइन है जिसकी स्लोप अनडिफाइंड होगी? बेटा हमेशा याद रखना, y एक्सिस की जो स्लोप होती है वो अनडिफाइंड होती है। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई लाइन जैसे मैंने ये कोऑर्डिनेट्स बनाए, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, बिल्कुल y एक्सिस के जैसी हो, तो बेटा उसकी स्लोप भी क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? यहाँ ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक फंक्शन दिया हुआ है और उस वो दिया हुआ है आपको कुछ इस तरह के x रेज टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 64 और आपसे ये पूछ रहे हैं dy बाई dx निकाल के दे दो। तो आपने क्या करा? आपने लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड। आपने लिख दिया कि हमें क्या करना है? हमें डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स। ठीक है, और डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएट होगा 4x क्यूब, y4 का डिफरेंशिएट होगा बेटा 4y क्यूब dy बाई dx और 64 का डिफरेंशिएट होगा 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 4y क्यूब dy बाई dx और बेटा ये प्लस का 4x क्यूब वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू बनेगी -4x क्यूब अपॉन 4y क्यूब। तो बेटा 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपके पास क्या आएगा? आंसर आपके पास आएगा सिंपल -x की पावर 3 और y की पावर 3। ये आपके पास आंसर आएगा। कौन से ऑप्शन से बेटा ये मैच कर रहा है? हमारी सिचुएशन ऑप्शन ए से मैच कर रही है, तो ऑप्शन ए आपके पास राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपको मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स और उन्होंने आपको कंडीशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18y प्लस 1। तो सबसे पहले हमें इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर जो इलिप्स की इक्वेशन उन्होंने प्रोवाइड की है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 18y प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप नोट करें तो ये आपकी सिंपल इलिप्स नहीं है। इसमें जो आपका सेंटर है वो किस पे जा रहा है? ओरिजिन पे नहीं जा रहा, सेंटर जा रहा है एच के पर। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको मैनेज करने के लिए आपको अपनी इक्वेशन को अरेंज करना पड़ता है इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ क्या आएगा? प्लस का 9y स्क्वायर माइनस का 18y। ठीक है, और 1 को आप वहां पे ले जाके -1 लिख सकते हैं। यहाँ कोई नंबर चाहिए होगा जिससे कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन जाए। 18y के साथ भी कोई ना कोई नंबर चाहिए होगा जिससे ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन जाए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ हम कौन सा नंबर लगाएंगे बेटा जिससे कंप्लीट स्क्वायर हो जाए? 4 लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 9y स्क्वायर 18y, तो यहाँ कौन सा नंबर लगाया जाए? 9y स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 18y, तो 2 9 18 होता है। तो आपको यहाँ पे कौन सा नंबर लगाना पड़ेगा बेटा? आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपने पास सिंपल 1। ठीक है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 1। ओके, अब क्या करना है बेटा? अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी इक्वल्स टू -1। अब आपको इसको फॉर्मूला में ब्रेक करना है। किस तरीके से लिखेंगे इसको? इसको आप लिख सकते हैं x की पावर स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ 4 है तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर क्या आएगा बेटा? इधर आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 2, यहाँ आ जाएगा आपके पास 3y। ठीक है, और यहाँ पे 9 ही आएगा ताकि 2 3 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास क्या बनेगी? 2 3 6, 6 3 18,
सही बेटा, पूरा 18 बन गया और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 के बराबर होता है, इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट ब्रेक हो जाए, क्लोज हो जाएगा x+2 के होल स्क्वायर में। ठीक है बेटा, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा 3y, और यहाँ स्पेस कम है थोड़ा सा, इसको यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं ताकि आपको नजर आए प्रॉपर। 3y -3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये ब्रेक हो रहा है बेटा 3y -3 के होल स्क्वायर में इज इक्वल टू -1। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो नंबर आपने अपने पास से इंट्रोड्यूस किया है लेफ्ट हैंड साइड पर, ऐड करवाया बेटा, एग्जैक्टली वही नंबर आपको राइट साइड पे भी ऐड करवाना है ताकि ये बैलेंस हो जाए। 4 आपने लेफ्ट पे लिखा था, राइट पे भी लिख दिया। 9 आपने लेफ्ट पे भी लिखा था, राइट पे भी लिख दिया। क्लियर? अच्छा, अब आपके पास ये बन गया x+2 का होल स्क्वायर इलिप्स के हिसाब से। ये अभी भी सही नहीं है क्योंकि y के साथ कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। तो हमने क्या किया बेटा, हमने किया x+2 का होल स्क्वायर, यहां से 3 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 9y -1 का होल स्क्वायर। 9 + 4 हो जाएगा 13, 13 - 1 हो जाएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें एलिप्स की इक्वेशन को बेटा इस तरह से अरेंज करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने इस तीनों को 12 से डिवाइड किया। 12 से डिवाइड करने के बाद यहाँ राइट साइड पे 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 के टेबल से ये हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12। तो बेटा इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह होगी, x+2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस y -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/3 इक्वल्स टू 1। अब इसे कंपेयर करवाएंगे, किससे कंपेयर करवाएंगे, जो आपके पास इलिप्स का फॉर्मूला होता है उससे कंपेयर कराएंगे। x - h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और y - k होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इस हिसाब से a स्क्वायर की वैल्यू 12 के इक्वल हो जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू 4/3 के इक्वल हो जाएगी। इस पूरे सिनेरियो में जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है x = h ± a/e। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी फिलहाल हमारे पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू नहीं है, तो पहले हमें एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1 - b²/a²। तो आपने यहाँ पे ये किया कि बी स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, तो आप उसको कैलकुलेटर में रख के पूरी वैल्यू को अपना आंसर बना सकते हैं। तो आपने 4/3 बी स्क्वायर की जगह इंसर्ट किया, ए स्क्वायर की जगह इंसर्ट किया 12, और आपके पास एसेंट्रिसिटी आ जाएगी 2√2/3। तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपके पास आएगी बेटा 2√2/3। तो x = h ऊपर नजर आ रहा है -2 के बराबर, प्लस माइनस a की वैल्यू आ जाएगी 12 और एसेंट्रिसिटी आपके पास आ जाएगी 2√23 के बराबर। अगर ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, मतलब अगर ये आपके ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए जो फ्रैक्शन है √12 उसको, और जो डिनोमिनेटर में बेटा 2√23 को, इसको आपने अपने कैलकुलेटर में रखना है ताकि ये पूरा सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको आंसर दे दे। और ये आपको आंसर दे रहा है 3√6/2 के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी इसमें वो कौन सी वाली वैल्यू आ रही है, h आपके पास -2 के बराबर है। ठीक है, और आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये कब करना है, जब आपके पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं हो रही हो तो आप कैलकुलेटर से उसमें हेल्प ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर द पैराबोला x² = -4y इज। आपको इस मर्तबा क्या करना है, आपको इस मर्तबा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए और पैराबोला की इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये पैराबोला x एक्सिस के अलोंग है या y एक्सिस के अलोंग है। बहुत सिंपल सा तरीका ये होता है कि राइट साइड पर आपके पास y लिखा हुआ है लीनियर फॉर्म में, मतलब x² = -4y। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, तो ये किसके अलोंग आ रहा है, ये y एक्सिस के अलोंग है। तो बेटा इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा
वो होगा y इज इक्वल्स टू a, ये इक्वेशन फॉलो करेगा। अब a की वैल्यू कहाँ से लेकर आएंगे, तो आपने अपने क्वेश्चन को कंपेयर किया, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ay, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4a बराबर आ गया 4 के, a की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल आ गई, तो y इज इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर फॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कौन सा ऑप्शन है बेटा इसमें, इसमें ऑप्शन ए आ रहा है आपके पास y इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। MCQ नंबर 49 क्वेश्चन जो है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से लिया जा रहा है, और इसमें आपको दो रैंडम टर्म्स दी जा रही हैं, एक थर्ड टर्म दिया जा रहा है और एक सिक्स्थ टर्म दिया जा रहा है, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट टर्म मालूम कीजिए और कॉमन रेशो मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 की बात चल रही है। तो थर्ड टर्म आपके पास है 9/4 और सिक्स्थ टर्म आपके पास है 243/32, ठीक है। तो बेटा जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो थर्ड टर्म होती है उसका जर्नल फॉर्म कैसे लिखते हैं, AR², और जो सिक्स टर्म होती है उसका जर्नल फॉर्म लिखते हैं AR5 इज इक्वल्स टू 243/32। हमें ए की भी वैल्यू चाहिए, हमें आर की भी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों आंसर्स को आपस में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बोथ, दोनों आंसर्स को आपस में डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा AR5 इज इक्वल्स टू 243/32 और AR² और 9/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास a से a कैंसिल, R² से R² कैंसिल, तो ये जो वैल्यू बचेगी वो बचेगा r की पावर क्यूब। 9/4 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा ये 4/9, ठीक है। थोड़ा सा कैंसिलेशन करते हैं इसकी, 243 या डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 243/32 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ 4/9, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 27/8। आर क्यूब का आंसर आ रहा है 27/8, और बेटा अगर हम इसके क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो 27 का जो क्यूब रूट होगा आपके पास वो 3 हो जाएगा, और 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा। आर हमें मिल चुका है 3/2। क्या ऑप्शंस में आर 3/2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, तो मतलब हमें ए फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इसी से अंदाजा हो रहा है। फिर भी अगर ए मालूम करना है तो क्या तरीकेकार है, इस आर की वैल्यू को आप इंसर्ट कर दें इस जगह पे और आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, इसके बाद बेटा MCQ नंबर 50, और ये 50 क्वेश्चन इसके जैसा सवाल हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, तो अभी ये सॉल्व करने में आसानी रहेगी। सेम वही पैटर्न है जिससे आपने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था ट्रिग्नोमेट्री का। यहां पर आपको साइन ए साइन बी की वैल्यू गिवन है, साइन ऑफ ए आपको गिवन कर रहे हैं वो किसके बराबर, 1/3 के बराबर, और साइन ऑफ बी आपको गिवन कर रहे हैं 1/4 के बराबर, और आपसे कह रहे हैं कि साइन ऑफ सी कैलकुलेट करना है। तो इसकी एक्सप्रेशन इस तरह से होती है कि साइन सी बराबर होता है साइन ऑफ ए प्लस बी के, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बेटा सबसे पहला काम इसमें यह हुआ कि आपको cos a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और cos b की वैल्यू कैलकुलेट करनी। cos a की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और cos b की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो इनकी जगहों पर इनकी वैल्यूज को प्लेस करेंगे और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये होगा आपके पास 1/9, और ये हो जाएगा cos b की वैल्यू हो जाएगी cos b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/16, ठीक है। तो ये होगा आपके पास 1 माइनस 1/9 अंडर रूट 1 माइनस फ्रैक्शन 1/9। तो आपके पास बेटा ये वैल्यू बनेगी 0.943, ये आपके पास cos a का आंसर आ रहा है। इसी तरीके से cos b कैलकुलेट करेंगे तो cos b बनेगा 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ 1/16, तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी इसकी 0.968, ये वैल्यू बनेगी cos b की आपके पास 0.968, ठीक है। तो अब आपने इस वैल्यू को साइन a प्लस बी के फॉर्मूला में इंसर्ट कर दिया और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि फॉर्मूला में आ रहा है साइन a, तो साइन a की वैल्यू क्वेश्चन ने दी थी 1/3,
13 से डिवाइड करेंगे आप तो 0.333 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपने इसको लिख दिया 0.333 ब्रैकेट क्लोज, न्यू ब्रैकेट ओपन, कॉस बी निकल रहा है 0.968, फिर प्लस लगा के आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए आपके पास है 0.943 और साइन बी है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25। अब ये पूरी एक्सप्रेशन एक साथ कैलकुलेटर में रख के इसका आंसर निकाल लेते हैं। 0.968 प्लस का साइन और उसके बाद 0.943, उसके बाद 0.25, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.558। तो ये कौन से ऑप्शन से मीट कर रहा है? ये ऑप्शन से मीट कर रहा है बेटा ऑप्शन ए से, 0.558 इससे मीट कर रहा है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए।